ये हमारे वर्ल्ड जियोग्राफी का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने वोल्केनो कवर किया था और इस वाले में हम भूकंप को देखने वाले हैं। ये भी उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो यूपीपीसीएस के लिए प्रीलिम्स में भूकंप से बेसिकली किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं जिसमें भूकंप के कई सारे टर्म्स होते हैं ना, जैसे हाइपोसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, इनको कवर करेंगे। और दूसरा भूकंप के जो वेव्स निकलती हैं भूकंप आने के बाद, जो भी तरंगें निकलती हैं, तो उनके टाइप्स के बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। उनके जो भी टाइप्स होते हैं उनकी विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो भूकंप की मैग्नीट्यूड कैसे मेजर करते हैं, उसकी इंटेंसिटी कैसे मेजर करते हैं, यानी कि उसका तीव्रता और परिमाण की मेजरमेंट पर। और चौथे टाइप का क्वेश्चन बनता है भूकंप के जो अर्थक्वेक मतलब जो एरिया है, कहाँ पे भूकंप आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, कहाँ पे भूकंप कम आता है, और इंडिया के रिस्पेक्ट में भी इस पर क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भूकंप होता क्या है। तो भूकंप जैसे कि मान लेते हैं ये अर्थ है। पता है कि अर्थ अपने आप में कई सारे लेयर्स में बटा हुआ है। ऊपर वाले को बोलते हैं क्रस्ट, इसके बीच वाले को बोलते हैं मेंटल, और जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं कोर। तो ये जो क्रस्ट वाला लेयर होता है इसके ऊपरी हिस्से को बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर और लिथोस्फीयर अपने आप में पूरा नहीं है, कई सारे डिफरेंट प्लेट से मिलकर बना होता है। प्लेट का मतलब होता है जो उसके लिथोस्फीयर का लेयर है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, उन्हीं पार्ट्स को प्लेट बोलते हैं, प्लेट। और ये कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय नेचर की भी हो सकती हैं, और ओशियानिक यानी कि महासागरीय नेचर की भी हो सकती हैं। तो ठीक है, तो इन्हीं प्लेट्स में क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है। सारी की सारी प्रक्रिया, भूकंप आने की प्रक्रिया हो चाहे ज्वालामुखी की प्रक्रिया हो, ये सबके सब प्लेट में मूवमेंट की वजह से ही होती है। तो जब प्लेट में मूवमेंट होता है तो एक प्लेट दूसरे प्लेट की तरफ जब मूव करती है तो उससे क्या होता है, जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो एनर्जी रिलीज होता है। उसी एनर्जी रिलीज होता है तो जो सरफेस पे पहुंचता है, तो उससे जो सरफेस की सतह पर जो भी हमारे कंस्ट्रक्शंस वगैरह, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, तो उनमें एक तरीके के मूवमेंट होने लगता है, और इसी प्रक्रिया को भूकंप का नाम देते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में जैसे कि शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू द सडन एनर्जी रिलीज, ये हमने देख लिया। ऊर्जा मुक्त होने से पृथ्वी में की सतह पर हिलना, मतलब जो भी शेकिंग है वही भूकंप है एक तरीके से। क्रिएट सेस्मिक वेव, ये सेस्मिक वेव 3 तरीके की होती है, अभी इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब इस भूकंप जैसे जहाँ पे जनरेट होता है ना, जिस पॉइंट पे जहाँ पे प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर, मतलब जहाँ पे प्लेटें एक दूसरे से टकरा करके भूकंप जहाँ पे जनरेट होता है। और उसी के ठीक ऊपर लंबवत जो पृथ्वी की सतह पर, जो वहाँ पर सबसे कम टाइम में भूकंप की तरंगें पहुँचती हैं, उसको बोलते हैं ऊपरी केंद्र यानी कि एपिसेंटर। यानी कि हाइपोसेंटर अंदर वाला हिस्सा होता है और एपिसेंटर पृथ्वी के सतह वाला जो हिस्सा होता है, यानी कि उसको बोलते हैं भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र क्या होता है, हाइपोसेंटर। और एपिसेंटर क्या होता है, जो भूकंप के ऊपरी सतह पर जो हमारा जो नियरेस्ट पॉइंट होता है हाइपोसेंटर के, वो वाला हिस्सा होता है। तो भूकंप का हाइपोसेंटर, एपिसेंटर क्या होता है हमने देख लिया। अब वेव क्या होता है, जैसे भूकंप जहाँ जनरेट होता है तो 3 तरीके की वेव जनरेट होती हैं। जैसे भूकंप 3 तरीके की वेव जनरेट होती है, इसमें एक होता है प्राइमरी वेव, एक होता है सेकेंडरी वेव, एक होता है एल वेव यानी कि सरफेस वेव। तो प्राइमरी वेव क्या होता है ना, बेसिकली ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव होने का मतलब ये यांत्रिक तरंगे हैं एक तरीके से, मतलब क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं। और इनके जो भूकंप की एनर्जी होती है ना, जैसे कि भूकंप की एनर्जी ऐसे रिलीज हो रही है, तो जिस माध्यम से ये जा रही है उस माध्यम के जो पार्टिकल्स है उनका भी वाइब्रेशन इसी डायरेक्शन में है। तो ये हो गया एक तरीके का लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य तरंग, और यही प्राइमरी वेव्स होते हैं। और सेकेंडरी वेव्स क्या होते हैं, ये एक तरीके की अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। यानी कि जैसे कि अगर भूकंप का जो ऊर्जा ऐसे रिलीज हो रही है, भूकंप की ऊर्जा के रिलीज होने का ये डायरेक्शन है, तो जो तरंग की होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वो तरंग जो पार्टिकल का मूवमेंट होगा मीडियम के, वो इस डायरेक्शन में होगा, और तरंग की मूवमेंट इस तरह, मतलब वेव मूवमेंट ऐसे होगा तो दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो होता है सेकेंडरी वेव। ठीक है, तो प्राइमरी वेव की स्पीड ज़्यादा होती है, सेकेंडरी वेव की स्पीड कम होती है। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया, और ये ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू द गैसेस लिक्विड एंड द सॉलिड। ठीक है, ये हमने देख लिया, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें डायरेक्शन सेम होता है, किसका, एनर्जी रिलीज होने का और पार्टिकल्स के मूवमेंट का। ट्रांसवर्स वेव सेकेंडरी हमने देख लिया। ट्रेवल स्लोअर देन द प्राइमरी वेव, ये भी हमने देख लिया, मतलब उसकी ज़्यादा होती है तो जाहिर सी बात है इसकी कमी होगी।
और सेकेंडरी वेव में जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये केवल ठोस से पास हो सकता है, मतलब इसमें इतनी एनर्जी होती है कि ये केवल ठोस से ही पास हो पाता है। ठोस मतलब कि सॉलिड मटेरियल जो भी होगा, ओनली द सॉलिड। और जो हमारा सरफेस पे जो भूकंप जनरेट होने के बाद जो सरफेस पे जो वेव्स होती हैं उनको बोलते हैं सरफेस वेव या एल वेव्स। तो इनकी क्या खासियत होती है, तो इनके डिस्ट्रक्शन करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे बिल्डिंग्स वगैरह अभी जो भी घर हैं उनको ये भारी नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सरफेस पर चलते हैं, तो फिर इनकी वो जो भी सरफेस की जो भी चीज़ें हैं उनके ज़्यादा नज़दीक होती हैं, इस वजह से इनकी डिस्ट्रक्शन पावर अत्यधिक होती है। तो हमने भूकंप की वेव को रिवाइज कर लिया। और तीसरा, भूकंप का जो मेजरमेंट है इंटेंसिटी कैसे मेजर करते हैं। देखिए, भूकंप जब जहाँ जनरेट होता है ना, वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। जैसे एक तो हो गया भूकंप की परिमाण, मतलब उसका टोटल कितना वैल्यू का भूकंप है, या उसको कहते हैं कि जैसे कि मतलब एक फिक्स होता है, वो कोई एक भूकंप के लिए फिक्स होता है, उसको बोलते हैं भूकंप का मैग्नीट्यूड। और एक होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी रीजन वाइज वेरीज करता है। सेम ही भूकंप के लिए अलग अलग रीजन में अलग अलग इंटेंसिटी का भूकंप हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं ये अर्थ का सरफेस हो गया, यहाँ कहीं भूकंप जनरेट हुआ और मतलब यहाँ पे हाइपोसेंटर है, यहाँ पे एपिसेंटर है, यानी कि ये भूकंप जहाँ जनरेट हुआ उसका केंद्र, ये जो नियरेस्ट सरफेस है उसके लिए मान लेते हैं यहाँ पे एक हमें मेजर करना है और यहाँ पे मेजर करना है भूकंप के, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ ये इसके ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पे भूकंप की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और ये ज़्यादा दूर है तो यहाँ पे भूकंप की इंटेंसिटी बी के रिस्पेक्ट में कम होगी। यानी कि अगर इंटेंसिटी कैलकुलेट करें तो पॉइंट ए की इंटेंसिटी पॉइंट बी की इंटेंसिटी से कम होगी, लेकिन इस भूकंप का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सबके लिए सेम होगा। मैग्नीट्यूड पूरे भूकंप का सेम रहेगा। और मैग्नीट्यूड को मेजर कैसे करते हैं, रिचटर स्केल या रिचटर स्केल पे मेजर करते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड। और ये एक तरीके का लॉगरिथमिक स्केल होता है। लॉगरिथमिक स्केल होने का मतलब है कि जैसे कि एक पॉइंट बढ़ गया, भूकंप एक पॉइंट बढ़ा, तो इसका मतलब वो 10 गुना उसमें इंटेंसिटी उसकी बढ़ गई, मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से मर्कली स्केल पे इसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। तो मर्कली स्केल ये 1 से लेकर के 12 तक की यूनिट में होता है, मर्कली स्केल। और सिस्मोमीटर क्या होता है, सिस्मोमीटर वो यंत्र, मतलब एक तरीके का माप, मेजरमेंट क्या करता है, भूकंप का जो भी उसकी तरंगे होती हैं उनको रिकॉर्ड करता है, भूकंप के वेव्स को, जो सेस्मिक वेव्स यानी कि प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव को, सिस्मोमीटर। और एक ग्राफ बनाता है जिसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव का। तो इससे पता चल जाता है कि भूकंप की इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाती है। अब जो भूकंप के बारे में हमें जो नेक्स्ट चीज़ देखना है वो भूकंप प्रभावित क्षेत्र। तो जाहिर सी बात है, प्लेट मूवमेंट भूकंप का कारण है। तो जहाँ पे प्लेट होंगी वहाँ पे भूकंप ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी होगी, जहाँ पे प्लेट मूवमेंट कम होगा वहाँ भूकंप कम आता है। तो अब ये प्लेट कैसे हो सकते हैं, प्लेट या तो ओशियानिक नेचर के हो सकते हैं या तो फिर कॉन्टिनेंटल नेचर के। ओशियानिक का मतलब महासागरीय प्लेट, कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीपीय प्लेट। जैसे एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, एक दूसरे के पास, एक दूसरे के साइड में जा रहे हैं, यानी कि कन्वर्स करेंगे, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी तो वो भूकंप के रूप में निकलती है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ये पैसिफिक रीजन में, जो रिंग ऑफ फायर रीजन है। रिंग ऑफ फायर रीजन कौन सा है, जैसे कि यहाँ पे ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, और ये पैसिफिक ओशियन है। तो पैसिफिक ओशियन एक भारी प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, वो इस साइड में मूवमेंट कर रहा है और इनके अंदर इसका मूवमेंट है। तो जिस वजह से ये रीजन एक भूकंप प्रोन एरिया बन जाता है, ठीक है। पैसिफिक प्लेट का मूवमेंट, ये क्या कहते हैं, पैसिफिक एक ओशियानिक प्लेट का मूवमेंट महाद्वीपीय प्लेट के अंदर होने की वजह से। तो ये कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में, यानी कि पैसिफिक ओशियन में। तो इस पर यूपीपीसीएस में 2008 में क्वेश्चन भी पूछा है कि रिंग ऑफ फायर का रिलेशन किससे होता है। रिंग ऑफ फायर का रिलेशन किससे है, तो रिंग ऑफ फायर का रिलेशन बेसिकली भूकंप से है, पैसिफिक ओशियन से है, यानी कि प्रशांत महासागर से है, और तीसरा वोल्केनिक से भी है। मैंने बताया ना, भूकंप आने का, वोल्केनो आने का जो बेसिक रीजन होता है वो लगभग सेम होता है। एक में मतलब कुल मिलाकर के प्लेट का मूवमेंट अगर एक दूसरे के साइड होता है तो वहाँ भूकंप आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर प्लेट का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है और एक नया सरफेस बन जाता है। अब दूसरा हमारा जो रीज़न है भूकंप ज़्यादा आते हैं, रिंग ऑफ फायर के अलावा जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे भूकंप प्रोन एरिया है वो है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कहाँ पे है,
तो जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, उससे आगे बढ़ते हुए ईरान वाले रीजन को कवर करते हुए, मतलब ये जो आल्प्स माउंटेन है, काकेकस रीजन है, हिमालयन रीजन को कवर करते हुए साउथ ईस्ट एशिया तक ये फैला हुआ है। मेडिटेरियन सी से लेकर के साउथ ईस्ट एशिया तक, क्या मिड कॉन्टिनेंटल या मध्य महाद्वीपीय पट्टी, ये भी भूकंप प्रोन एरिया है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो यूरेशियन प्लेट है वो अरेबियन प्लेट और इंडियन ओशियन की जो प्लेट है एक तरीके का, जिस पर इंडिया है और थोड़ा पोर्शन ऑस्ट्रेलिया का, ये दोनों एक तरीके से इस यूरेशियन प्लेट के अंदर 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से मूव कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे भूकंप की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अब इंडिया में कहाँ भूकंप ज़्यादा रहता है? इंडिया जाहिर सी बात है, ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट हिमालयन रीजन से गुजर रहा है, तो हिमालयन इंडिया का पार्ट है, तो एक तरीके से ये भी मिड कॉन्टिनेंटल इंडिया के भी भूकंप प्रोन एरिया को अफेक्ट करता है। तो कन्वर्जन जोन ऑफ द इंडियन यूरेशियन प्लेट, अभी बताया ना मैंने, इंडियन प्लेट जो है और अरेबियन प्लेट मूवमेंट कर रहा है यूरेशियन प्लेट में। यूरेशियन प्लेट कहाँ पे? जो रशिया और एक तरीके का यूरोप का जो रीजन है, यूरेशिया उसको बोलते हैं। तो जो इंडियन प्लेट जो है या इंडियन ओशन की जो प्लेट है, तो यूरेशियन प्लेट के अंदर मूवमेंट होने की वजह से इंडिया के जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे भूकंप, और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय रीजन में और हिमालयन रीजन में भूकंप आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। क्यों? ये दोनों के दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो एक कॉन्टिनेंटल दूसरे कॉन्टिनेंटल में मूवमेंट कर रहा है, कितने 5 सेंटीमीटर पर ईयर की मूवमेंट से। तो भूकंप के और क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? तो सुनामी होता है भूकंप, जब महासागरीय प्लेट, जब यही प्रोसेस महासागर के अंदर होता है, ओशियन के रीजन में, तो ज्वालामुखी जनरेट होता है, और इससे क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा नुकसान किसको? तटीय मैदानों को, और जहाँ पे हार्बर या फिर बंदरगाह क्षेत्र है उनको। ये हो गया हमारा भूकंप। अब भूकंप में हमारा जो लास्ट एक सेक्शन एक बचा हुआ है, एक भूकंप के इफेक्ट में एक होता है शैडो जोन। शैडो जोन कैसे जनरेट होता है? रीजन वेयर द सेस्मिक वेव्स आर नॉट डिटेक्टेड, जहाँ पे मतलब भूकंप की जो तरंगे होती हैं उनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं शैडो जोन। ये प्राइमरी वेव के लिए और सेकेंडरी वेव के लिए अलग अलग होता है। एल वेव के लिए शैडो जोन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सरफेस पे चलता है, और प्राइमरी और सेकेंडरी वेव भी अंदर चलते हैं। तो अभी मैंने देखा था ना, सेकेंडरी वेव केवल सॉलिड में चल सकता है, मतलब केवल ठोस में। तो जो हमारा अर्थ का जो डिवीजन है, जो बेसिक डिवीजन है 3 पार्ट में, जैसे कि एक हो गया, दूसरा और तीसरा, ऊपर वाले को क्रस्ट बोलते हैं, बीच को मेंटल, और तीसरे को अंदर वाले को। कोर के अंदर भी 2 डिवीजन है, और बाहर वाला एक तरीके से सॉलिड है, सॉरी लिक्विड है, अंदर वाला सॉलिड है, बाहर वाला कोर लिक्विड फॉर्म में है। क्यों लिक्विड फॉर्म में? वहाँ के टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वो एक्चुअल में जो भी मटेरियल है वो पिघल जाता है, जिस वजह से वो लिक्विड फॉर्म में है। तो जैसे हमने अभी देखा कि सेकेंडरी वेव कभी भी सॉलिड में ट्रेवल नहीं करती है, तो सेकेंडरी वेव ऐसे करती है, तो उसके बाद यहाँ पे जो सॉलिड वाला रीजन आता है उससे, सॉलिड में ट्रेवल करती है, लिक्विड और गैसेस में ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। तो जो ये लिक्विड वाला रीजन आता है कोर का, वो यहाँ से इस तरीके से बेंड हो जाती है, और ये रीजन में सेकेंडरी वेव डिटेक्ट ही नहीं हो पाता है। अब क्यों? क्योंकि आउटर कोर वाला जो रीजन है, बाहरी कोर, वो एक तरीके का लिक्विड रीजन है, अंदर वाला सॉलिड है। तो उस लिक्विड रीजन से वो बेंड हो जाती है, बाहर चली जाती है, और ये रीजन सेकेंडरी वेव डिटेक्ट नहीं होता। इसी तरीके से प्राइमरी वेव के लिए भी होता है, ठीक है। तो इसी रीजन को बोल देते हैं शैडो जोन, भूकंप का शैडो जोन, जहाँ पे भूकंप की तरंगे को डिटेक्ट नहीं किया जा पाता। तो प्रीलिम्स के लिए भूकंप से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स थे। तो भूकंप वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे या तो सोलर सिस्टम के बारे में, यानी कि सौर के बारे में, या तो फिर कॉन्टिनेंट के बारे में।